नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल में। आज का इस वीडियो में SCERT आसाम का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम का प्री एंट्री टेस्ट 2019 एग्ज़ाम हुआ था, उसी टेस्ट का क्वेश्चन पेपर से 20 जनरल इंग्लिश और जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपको भी पता होगा, अगर आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार परफॉर्म करना है तब आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं इसके बारे में अवश्य ही ज्ञात होना चाहिए, जान लेना चाहिए। और तो और यह जो परीक्षा है यानी कि SCERT आसाम का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का भर्ती परीक्षा प्री एंट्री टेस्ट, इसमें क्वेश्चन पेपर आपको दिया नहीं जाएगा। परीक्षा होते ही ये लोग क्वेश्चन पेपर आपसे ले लेंगे, इसीलिए क्वेश्चन पेपर हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन 2019 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हमें मिला था और उसी क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आज करेंगे। वीडियो आप सभी के लिए इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया है। The appropriate word in the blank space in the sentence below will be, ये जो सेंटेंस यहाँ दी गई है, He has been ill dash Monday last। यहाँ ये जो डैश है इस जगह पर कौन सा शब्द होगा आपको बताना है। तो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। ज़रूर आपको प्रैक्टिस करना है और हम भी आने वाले वक्त में अपने चैनल में इस तरीके से क्वेश्चंस को कराएंगे। तो यहाँ फ्रॉम, फॉर, सिंस, ऑन, इनमें से यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे लास्ट। क्योंकि आपको भी यह रूल मालूम होगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है जैसे कि लास्ट मंडे या फिर मंडे लास्ट, लास्ट मंथ या फिर दिसंबर 2024, इस तरीके से जब हम टाइम को बताते हैं तो इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट होता है तब हमें सिंस यूज़ करना होता है, ठीक है। और जब एक व्यापक समय को दर्शाया जाता है, बताया जाता है, जैसे कि 5 साल से, 2 साल से, 2 महीनों से, तब हमें फॉर यूज़ करना होता है। और ये जो व्यापक समय है उसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ज़रूर याद रखिएगा, जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तब इस्तेमाल किया जाता है फॉर, और जब पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ होता है तब सिंस यूज़ करना होता है। इसीलिए यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे लास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टार्ट इन द सेंटेंस विल बी, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्ट। यहाँ 2 अतीत का घटना है। इन 2 घटनाओं में से जो पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में उसे रखा जाता है, और जो कार्य या घटना बाद में घटित होता है उसे सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। यहाँ व्हेन ही रीच द स्टेशन, वो जब स्टेशन पहुँचा, द ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन शुरू हो चुका था, तो पहले जो घटना हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड होगा। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का भी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ वोकेबुलरी से क्वेश्चन पूछा गया है। द एंटोनिम ऑफ लुमिनस। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये वोकेबुलरी और पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा गया है। आप सभी का मदद के लिए यहाँ कौन सी टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन हमने पिक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द एंटोनिम ऑफ लुमिनस इज। लुमिनस यह जो शब्द है इसका मतलब होता है बहुत ही ब्राइट, जो लाइट, जो प्रकाश देती है। तो इसका जो विपरीत है यह हो जाएगा डार्क, अंधेरा। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम ऑफ विस्कस इज। यह जो शब्द विस्कस है इसका मतलब होता है चिपचिपा, ठीक है। तो विस्कस का जो समार्थक शब्द होगा, सिनोनिम होगा, यह हो जाएगा स्टिकी।
क्योंकि स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही रीड्स क्लियरली। हियर द वर्ड क्लियरली इज एन, वो स्पष्ट रूप से पढ़ता है। यहाँ क्लियरली, ये जो स्पष्ट रूप से यानी कि क्लियरली है, ये क्या है? तो देखो यहाँ वो कैसे कार्य करता है, पढ़ाई एक कार्य है, वो किस तरीके से करता है, इसे यहाँ क्लियरली शब्द इंडिकेट कर रहा है। और यह है एक एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे एक कार्य को किया जाता है, जो शब्द द्वारा इसे सूचित किया जाता है उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। देयरफॉर यहाँ ऑप्शन डी होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये वॉइस, स्पीच और वर्ड यूसेज से पूछा गया है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपका मन में कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। देखो क्वेश्चन नंबर 6, द गवर्नर गेव हिम ए रिवॉर्ड, दिस सेंटेंस इन ए पैसिव फॉर्म विल बी, यानी कि द गवर्नर गेव हिम ए रिवॉर्ड, इस सेंटेंस को आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, रूपांतरित करना है। तो इसे अगर हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो यह हो जाएगा ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द गवर्नर, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ही सेड I have passed the examination. The sentence in indirect speech will be, यह नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नरेशन में क्या करते हैं, जो स्पीकर है, स्पीकर का जो बात है उसे हम अपने मुंह से बताते हैं, थर्ड पर्सन अपने मुंह से बताता है। ठीक है, तो इसे अगर हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा I have passed the examination, ये हो जाएगा he said that he had passed the examination। ये कुछ इस प्रकार चेंज होता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे आने वाले वीडियो में हम ये सब क्लियर करेंगे एक एक करके रूल्स। क्वेश्चन नंबर 8, इट नीड्स टू बी डन विथ केयर, हियर द वर्ड नीड इज यूज्ड एज, यह जो सेंटेंस है इट नीड्स टू बी डन विथ केयर, इसे बहुत ही गंभीरता से यानी कि ध्यान पूर्वक करना चाहिए। यहाँ नीड क्या है, देखो यहाँ नीड एक वर्ब क्रिया के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए नीड यहाँ एक वर्ब है। देयरफॉर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा पैसेज है, ये एक बहुत ही संक्षेप में दिया हुआ नीम पेड़ के बारे में दिया हुआ पैराग्राफ है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा जवाब, कुछ इस प्रकार बीच में पैराग्राफ्स आपको दिया जाएगा और इससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट किया जाएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9, द बार्क ऑफ नीम ट्री इज, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, नीम जो पेड़ है इसका जो बार्क है ये रफ एंड स्केली होता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप जब पैराग्राफ को यहाँ कुछ इस प्रकार स्टडी करेंगे तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नीम लीव्स आर बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग, नीम की जो पत्ते हैं, नीम की जो पत्तियां हैं, इनको किस बीमारी की इलाज में हम प्रयोग में लाते हैं, तो चिकन पॉक्स की इलाज करने के लिए हम इन्हें प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चिकन पॉक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये आसाम एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारे राज्य से संबंधित, राज्य से जुड़ा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द 4 डिविजन्स ऑफ एंशियंट कामरूप वाज, प्राचीन कामरूप में जो 4 डिवीजन था वो क्या क्या था, तो याद रखिएगा प्राचीन कामरूप में जो 4 डिवीजन था वो क्या क्या था, उसमें रत्नपीठ, कामपीठ, इसके बाद स्वर्णपीठ और सोमरपीठ, तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12,
नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम। तो ये उस समय यानी कि 2019 का हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 33 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और वर्तमान के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे आसाम में एट प्रेजेंट 35 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, 35 जिले हैं और 2019 में 33 जिले थे, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फुल फॉर्म ऑफ डायट इज। आपको बताना है डायट का फुल फॉर्म क्या है। आप जब इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा, तब आप जो कोर्स करेंगे ये डायट के अंडर पे ही करेंगे, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये पॉलिटी से क्वेश्चंस हैं, इंडिया गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस हैं। ठीक है। फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, पहला लोकपाल भारतवर्ष का क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये भारत का पहला लोकपाल थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन होल। ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हुआ है, जो छेद हो गए हैं, वो किस कारण से हुआ है? वो CFC के बढ़ जाने के कारण हुआ है। तो CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देयरफॉर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, जो कि अधिकतर मात्रा में ऑटोमोबाइल जैसे कि बहुत सारी गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज, इनके बढ़ जाने के कारण ये जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में CFC का ज़्यादा बढ़ जाना ओजोन डिप्लेशन का कारण है। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 16, विनर्स ऑफ भारत रत्न इन 2019। 2019 में भारत रत्न, ये जो हमारे भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, एक इंडियन नेशनल के लिए सिविलियन अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये 2019 में किन किन को मिला था? तो याद रखिएगा, ये 2019 में डॉक्टर भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को मिला था, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ जीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन वाज, आपको बताना है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, टेलीफोन जिसके मदद से हम बात करते थे, दूरभाष जिसे कहा जाता था, तो यह टेलीफोन का आविष्कारक थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966। यह वाला जो कमीशन है, इसे मुदालियार कमीशन कहा जाता है, कोठारी कमीशन कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यह जो कमीशन है, इस कमीशन का जो चेयरमैन थे वो दौलत सिंह कोठारी जी थे, और उन्हीं के नाम के चलते कभी कभार इस कमीशन को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन को बनाया गया था 1964 में, और इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1966 में। ठीक है, और इस कमीशन का नाम था नेशनल एजुकेशन कमीशन। ठीक है, कभी कभार इसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, माफ कीजिएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, Where is the headquarters of UNICEF located? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आपको बताना है। याद रखिएगा, ये जो यूनिसेफ है, ये UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांच है, शाखा है। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है, ये है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है, जो प्रमुख ऑफिसेस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, ये कहाँ हैं आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अमेरिका का न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द नॉवेल ए पैसेज टू इंडिया वॉज रिटन बाय। ए पैसेज टू इंडिया, यह जो नॉवेल है, यह किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, ए पैसेज टू इंडिया, यह जो नॉवेल है, इसका ऑथर है E.M. फोर्स्टर। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स,
आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार फोकस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।